बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एनोवा। एनोवा स्टैंड पर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अच्छा, इससे पहले हमने कंपैरिजन मीन कंपैरिजन हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने जेड टेस्ट पढ़ा, वन वन सैम्पल टी टेस्ट पढ़ा। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे साथ दो मीन हो और उसको हम कंपेयर करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि आया वो दोनों ग्रुप्स डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है। तो अगर हमारे साथ डिपेंडेंट ग्रुप है उसके लिए हमने पैरिटी टेस्ट डिस्कस किया, और अगर इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए हमने इंडिपेंडेंट टेस्ट डिस्कस किया था। अब अगर हमारे साथ ग्रुप दो से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ तीन ग्रुप है या तीन से ज़्यादा है, और इसकी हम मीन कंपेयर करना चाहते हैं कि वेदर देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द सैंपल और नॉट, तो उसके लिए फिर हम एनोवा यूज़ करेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो बेसिकली एनोवा जो है ना वो हमारे साथ तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप्स की मीन कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। और इनोवा की फिर सब टाइप्स है, वन वे इनोवा है, टू वे इनोवा है, जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा भी है कि इनोवा is used to compare the equality of three or more mean. However, when the mean from two sample are compared using ANOVA, it is equivalent to using a t-test। ये आप सबको पता होना चाहिए कि हमने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में पढ़ा कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में हम दो इंडिपेंडेंट ग्रुप की एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते। तो अगर हम इनोवा में भी दो ग्रुप्स की कंपैरिजन कर ले तो इसका मतलब है कि इसी सिचुएशन में इनोवा और टी टेस्ट एक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एक ही काम कर रहे, कोई डिफरेंस इन दोनों के दरमियान नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ ग्रुप दो से ज़्यादा है तो फिर आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते, फिर हम इनोवा यूज़ करेंगे। और ये याद रख ले कि ये जो हम टेस्ट पढ़ रहे, चाहे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने जेड टेस्ट और वन सैंपल टी टेस्ट ये सब हम पढ़ रहे, तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये हमारे साथ इस इन सब के लिए हमने जो मेन एजम्पशन पढ़ा है वो ये कि पॉपुलेशन हमारे साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और जो हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे वो रैंडम सैंपल होना चाहिए। तो जब ये दो कंडीशन हमारे पास हो कि हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो, population involved follow a normal distribution, एंड जो हम सैंपल साइज ले रहे हैं वो भी हम रैंडमली सेलेक्ट कर ले, तो इस कंडीशन के अंदर जितनी भी हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करेंगे उनको हम कहते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज पैरामेट्रिक टेस्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे साथ वो टेस्ट है जब जो हम अप्लाई करते हैं उस कंडीशन जब हमारे साथ पॉपुलेशन के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शर्त मौजूद हो और पॉपुलेशन हमारे साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो, तो जो टेस्ट हम यूज करेंगे उसको हम कहेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट। तो ये जो टी टेस्ट हमने पढ़े और इनकी टाइप्स, वन सैंपल टी टेस्ट, जेड टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, और आज हम एनओ पढ़ रहे, तो ये सब उन कंडीशन के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं जब हमारे साथ पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये हमारे साथ सारे इंक्लूडिंग इनोमा ये सब हमारे साथ क्या है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट याद रख लें, जिस तरह हमारे साथ कैटेगोरिकल डेटा होता है, जिस तरह जेंडर का डेटा है या कोई भी कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसमें हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे साथ फॉर एग्जांपल ऑर्डिनल डेटा है जिसमें रैंकिंग वगैरह होती है, तो उसको तो हम उसमें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती ही नहीं। तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे, और उसकी एग्जांपल हमारे साथ काई स्क्वायर टेस्ट है जो आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आप लोग की जो कोर्स है उसमें अंडरग्रेड लेवल पे जो हम पढ़ाए जाते हैं उसमें काई स्क्वायर का टेस्ट जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और बाकी जितनी भी हम ये वन सैंपल टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट और ये एनोवा ये सब के सब जो है इसमें शर्त ये होता है कि ये हमारे साथ ये इसमें पॉपुलेशन का शर्त है कि पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, सो इसलिए दिस ऑल टेस्ट आर पैरामेट्रिक टेस्ट। अच्छा, वही इनोवा, इनोवा की टाइप्स है कि इनोवा में हमारे साथ वन वे इनोवा है और टू वे इनोवा है। तो ये वन वे और टू वे इनोवा किस चीज़ पे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे साथ जो है ना स्टूडेंट का स्कोर है, और उस स्टूडेंट के स्कोर को हम रिलेट करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ। अब टीचिंग मेथोडोलॉजी देखे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस स्टूडेंट का स्कोर जो है ना वो डिपेंड करता है टीचिंग के ऊपर।
तो अब टीचिंग मेथडोलॉजी यहाँ पे एग्जांपल के अंदर है कि फॉर एग्जांपल एक लेक्चर मेथड है, दूसरा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन दोनों है कि लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों कॉम्बिनेशन है, और तीसरा है कि वीडियो बेस्ड टीचिंग मेथड की कोई यूट्यूब का लेक्चर है और वो लोग देख रहे हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं। अब हम इन तीनों ग्रुप्स के अंदर 3 मेथड्स हैं, तो एक ग्रुप है वो लेक्चर मेथड यूज कर रहे हैं, दूसरा ग्रुप है वो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू लर्न कर रहे हैं, और तीसरा ग्रुप है वो वीडियो लेक्चर सुनकर वो अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। अब इन तीनों का स्कोर आएगा तो हम देखेंगे कि इन तीनों ग्रुप्स की मीन स्कोर के अंदर कोई डिफरेंस है कि नहीं है। अब मेरे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, वो है टीचिंग मेथडोलॉजी, और डिपेंडेंट वेरिएबल वही स्कोर है। तो अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसमें फिर आप आउटकम को देखना चाहते हैं कि इनकी मीन में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वन वे इनोवा। वन वे और टू इनोवा में डिफरेंस किस चीज का है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अगर आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका आप आउटकम देखना चाहते हैं, एग्जांपल फिर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि टीचिंग मेथडोलॉजी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि स्कोर जो है ना वो डिपेंड करता है टीचिंग के ऊपर। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचिंग मेथडोलॉजी है, जिसमें हमारे साथ 3 मेथड्स मैंने आपको बता दिए। लेक्चर मेथड है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन है, और तीसरा मेथड जो है ना वो वीडियो बेस्ड टीचिंग है। अब इन 3 तरीकों से 3 ग्रुप बनेंगे और तीनों के मीन स्कोर आप कंपेयर कर ले, तो आप देखें यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आप जो है उसके बेस पे आप स्कोर को देख रहे हैं। अब टू वे इनोवा क्या है? तो टू वे इनोवा में आपके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक नहीं होगा, उसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देख ले तो स्टूडेंट स्कोर इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द टीचिंग मेथडोलॉजी बट इट आल्सो डिपेंड ऑन द इंटेलेक्चुअल एंड द इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट। तो अब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे साथ टीचिंग मेथडोलॉजी का हो गया कि टीचिंग मेथडोलॉजी जिस तरह ये फर्स्ट वन वे इनोवा के अंदर है, तो यहाँ पे मेरे साथ फर्स्ट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टीचिंग मेथडोलॉजी है, टीचिंग मेथड है, और दूसरा टीचिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे साथ है वो इंटेलिजेंस, कि आया वो स्टूडेंट जो है ना उसका इंटेलिजेंस लो है, एवरेज है या हाई है। अब मेरे साथ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे मैं स्कोर की कंपैरिजन करना चाहता हूं, तो अब यहाँ पे वन वे इनोवा हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब इस कंडीशन में हम टू वे इनोवा अप्लाई करेंगे, लेकिन आप लोग की जो स्कोर है उसमें आप लोग की जो कोर्स है उसमें हम वन वे इनोवा पढ़ेंगे। टू वे इनोवा ये एमएस और उन लोगों के लिए है, आप लोग के लिए सिर्फ जो है वो वन वे इनोवा है। तो आप लोग हम वन वे इनोवा इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता डिफरेंस का पता होना चाहिए कि वन वे और टू वे इनोवा में डिफरेंस क्या है। तो वो ये है कि यहाँ पे वन वे इनोवा में आपके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है और टू वे इनोवा में आपके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 होंगे। अब जिस तरह मैं आपको समझा रहा था कि अब हमारे साथ सैंपल कितने हैं, 3 या 3 से ज्यादा है, और अब 3 या 3 से ज्यादा सैंपल हो और मीन कंपैरिजन हो, तो अब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज नहीं कर सकते, अब हम यहाँ पे इनोवा यूज करेंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते कि द मीन सीरम क्रेटिनिन लेवल एज मेजर्ड इन 13 वाइट वुमेन। अब ये एक सैंपल है कि 13 वाइट वुमेन का एक सैंपल ले लिया है और उनका मीन जो है ना वो 1.2 है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 0.6 है। अब दूसरे ग्रुप को देखें, अनदर सैंपल ऑफ 12 ब्लैक वुमेन हु हैव रिसीव्ड एन ओल्ड एंटीबायोटिक, और उनका मीन क्रेटिनिन लेवल 1.0 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 0.4 है। और तीसरा ग्रुप भी ले लिया है और वो एशियन वुमेन, और एशियन वुमेन का सैंपल साइज 14 है और उनका सीरम क्रेटिनिन लेवल जो है ना वो प्लेसिबो पे है, उसको कोई ट्रीटमेंट हम नहीं दे रहे, और उसका क्रेटिनिन लेवल 0.8 है विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 0.2। अब 3 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 व्हाइट वुमेन रिसीविंग न्यू एंटीबायोटिक, ग्रुप 2 ब्लैक वुमेन एंड रिसीविंग एन ओल्ड एंटीबायोटिक, एंड ग्रुप 3 एशियन वुमेन हु इज रिसीविंग प्लेसिबो। अब इन तीनों की मीन कंपैरिजन हम करना चाहते हैं, 13 और 12 और 14, इन तीनों की मीन कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन हमें एनोवा दे रहे, और हम एनोवा यूज करके यहाँ पे मालूम करेंगे कि वेदर दिस नल हाइपोथेसिस तो कहेगा कि ये तीनों सेम है, लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे कि नहीं ये तीनों सेम, एटलीस्ट इन दोनों में से 2 मीन जो है ना वो सेम नहीं है। अगर 2 सेम भी है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेम भी है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है,
तो इस तरह हम अपना नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे और उसको फिर हम एनोवा जो है ना उस पर हम अप्लाई करेंगे। एनोवा में हम यूजुअली हम जो सिग्निफिकेंस लेवल यूज करते हैं वो है अल्फा 0.05, ठीक है। और इसके लिए जो हम जिस तरह टी टेस्ट है तो एनोवा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ टेस्ट है, एफ टेस्ट है। और जब ये एफ टेस्ट जो है ना उसका अपना टेबल है, उसको हम कहते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी एनोवा के लिए अपना टेबल भी चेंज है, टी टेबल यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ एनोवा का अपना टेबल होगा जिसको हम कहते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। और एफ इसलिए कि ये इस बंदे ने डेवलप किया था आर ए फिशर इन 1920, तो इसलिए इसको हम एफ टेस्ट कहते हैं। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी जो टेबल है उसको हम कहते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमने डिस्कस किया कि हम इसमें हमारे साथ जो है ना ग्रुप की हम मीन कंपैरिजन करते हैं और हम देखते कि whether there is any statistical difference between the mean of groups or not। यहाँ पे याद रखें कि determine whether all groups are taken from the same population or not, ANOVA is a ratio। अच्छा, ये हम देखेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि ये ग्रुप सेम है या सेम नहीं है, इनकी मीन सेम है या सेम नहीं है, तो वो हम जब एनोवा यूज करेंगे हमें पता चलेगा। अब एनोवा बेसिकली व्हाट इज एनोवा? तो एनोवा इज अ रेशियो between mean sum of square it is a ratio between two things। one thing is mean sum of square between and the other one is mean sum of square within। अच्छा, अब आपके साथ 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 है, ये आपका है ग्रुप 2 और ये आपका है ग्रुप 3। अब देखिए, अब 3 किस्म के डिफरेंसेस हैं। अब ये जो है बिटवीन है, ये क्या है? बिटवीन है कि इन ग्रुप्स के आपस में भी डिफरेंस होगा, एक दूसरे के बराबर तो ये नहीं होंगे, एक तो इसको कहते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, कि इन ग्रुप के, ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के और ग्रुप 3 के दरमियान कोई डिफरेंस है तो उसको हम कहते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। और एफ का जो फार्मूला है उसमें हम इस तरह लिखते हैं कि MSSB, या इसको हम सिंपल इसकी जगह हम ये भी लिखते हैं कि MST। मैं आपको समझा रहा हूं कि व्हाट इज MMSB और व्हाट इज MST। तो ये आपके साथ मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, मीन सम ऑफ स्क्वायर आपको ये डिफरेंसेस बता रहे हैं जो ग्रुप्स के दरमियान है, इस ग्रुप के और इस ग्रुप में क्या डिफरेंस है और फिर इस ग्रुप के और उस ग्रुप में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको कौन बताएगा? ये आपको MSSB बताएगा या MST बताएगा। और एनोवा इज द रेशियो बिटवीन MSSB एंड MSSW और MS, इसको हम कहते हैं MSE। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है इस ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, इस ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं और इस ग्रुप के अंदर भी 10 लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये 10 लोग सारे एक जैसे हो। इन 10 लोगों की आपस में भी डिफरेंसेस होते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल एक का, अगर हम स्कोर की बात कर रहे हैं, सर हमने एग्जांपल ले ली टीचिंग मेथोडोलॉजी और स्कोर की, तो अगर इस ग्रुप 1 के साथ ये ग्रुप 1 हमारे साथ वो है जो लेक्चर मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा मेथड? लेक्चर मेथड। और ये ग्रुप 2 वो है जो लेक्चर प्लस डेमोन्स्ट्रेशन वाला ग्रुप है, और ग्रुप 3 आपके साथ वीडियो बेस। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे भी 10 स्टूडेंट है, यहाँ पे भी 10 स्टूडेंट है, यहाँ पे भी 10 स्टूडेंट है। अब ये साथ तो नहीं है कि इन 10 स्टूडेंट का स्कोर एक जैसा होगा, इन 10 स्टूडेंट का आपस में भी स्कोर एक जैसा नहीं होगा, किसी का 9 स्कोर होगा, किसी का 8 होगा, किसी का 7 होगा। तो विद इन ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर भी डिफरेंसेस है, उस अंदर के जो डिफरेंसेस हैं उसको हम कहते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। और इस ग्रुप के लोगों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं या इस ग्रुप और इस ग्रुप के, उसको हम कहते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। तो एनोवा के अंदर हम डिफरेंसेस मालूम करते हैं, 2 किस्म के डिफरेंसेस, एक हम बिटवीन ग्रुप डिफरेंसेस मालूम करते हैं, वो हमारे साथ न्यूमरेटर में होते हैं, और एक विद इन ग्रुप मालूम करते हैं, वो हमारे साथ डिनोमिनेटर में होते हैं। अब MSSB याद रख ले, इसका दूसरा नाम क्या है? MST। इसको हम कहते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। मीन सम ऑफ स्क्वायर, ये मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या है? ये आपसे बेसिकली ये वेरिएंस है, डिफरेंसेस है। मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या है? डिफरेंसेस है। लेकिन ये डिफरेंसेस आप बिटवीन ग्रुप मालूम करना चाहते हैं या ये डिफरेंसेस आप विद इन ग्रुप मालूम करना चाहते हैं? अच्छा,
अब इसको टी क्यों कहते हैं और ई क्यों कहते हैं ये भी सिर्फ। अब मैंने आपको एग्जांपल जो दिखाया कि यहाँ पे ये लोग एक तरीके से ट्रीट हो रहे हैं, ये दूसरे तरीके से ट्रीट हो रहे हैं और ये तीसरे तरीके से ट्रीट हो रहे हैं। मीन कि यहाँ पे सिर्फ लेक्चर मेथड है, यहाँ पे लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों है और यहाँ पे सिर्फ वीडियो है। तो ये जो चेंज विद इन ग्रुप आ रहा है ये किस चीज की वजह से आ रहा है, ये ट्रीटमेंट की वजह से आ रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, ड्यू टू इंटरवेंशन। कि ये जो डिफरेंस ऊपर आप मालूम कर रहे हैं ये इंटरवेंशन की वजह से है और ये बिटवीन ग्रुप से, और ये जो विद इन ग्रुप जो डिफरेंसेस है ना ये बेसिकली एरर है। अब देखें एरर क्यों है। मेरे साथ इस ग्रुप के अंदर जो लोग हैं वो इनका स्कोर एक जैसा होना चाहिए, लेकिन अब इसमें एक का स्कोर कम है और दूसरा ज्यादा है। मेरा ग्रुप होमोजीनियस नहीं है, मेरा ग्रुप एक जैसा नहीं है। तो ये जो विद इन ग्रुप जो डिफरेंस है ये बेसिकली एरर की वजह से है। ये किसी चीज की वजह से, कौन सी एरर, कि मेरे पॉपुलेशन के अंदर लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन या स्कोर एक जैसा, सेम ग्रुप है लेकिन उसके अंदर लोगों का स्कोर एक जैसा नहीं है, तो ये तो एरर हो गया। तो ये विद इन ग्रुप्स जो चेंजेस है इसको हम मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर भी कह सकते हैं, और ये जो बिटवीन ग्रुप है इसको हम ट्रीटमेंट की वजह से होते हैं तो इसको एमएसटी। अब आपको ये पता होना चाहिए, कभी आप लोगों को फार्मूले में मिलेगा एमएसएसबी डिवाइडेड बाय एमएसएसडब्ल्यू, या लिखा होगा कि एमएसटी डिवाइडेड बाय एमएसई, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, द बेसिक एनोवा सिचुएशन, ये हम अब हमने डिस्कस भी किया इसको कि एनोवा के अंदर हमारे साथ टू वेरिएबल हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव आपके साथ वो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, और ये आपके साथ बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और इसका आप जो है ना क्वांटिटेटिव जो है ना वो आपका है स्कोर, जो आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इसमें ये जो आपके साथ क्वालिटेटिव मीन कैटेगरिकल, इसमें ये जो कैटेगरी होंगे, कैटेगरी जो होते हैं वो कैटेगरी आपके साथ 3 और मोर, क्योंकि अगर 2 है तो उसके लिए तो फिर हम इंडिपेंडेंट टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये आपके साथ एटलीस्ट 3 या इससे ज्यादा होना चाहिए। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि इसमें आपके साथ 3 सैंपल होंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, और वो लेक्चर मेथड और लेक्चर प्लस डेमोन्स्ट्रेशन एंड वीडियो मेथड। तो अब यहाँ पे अगर आपके साथ ये बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टी टेस्ट पर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। ये बेसिकली इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की जो है ना एक्सटेंशन है, लेकिन उस इन दोनों में फर्क किया है कि वो जो है ना हम 2 ग्रुप्स के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर 2 से ग्रुप ज्यादा है, 3 ही या 3 से ज्यादा है, तो उसमें फिर हम वन वे इनोवा यूज करेंगे, एफ टेस्ट हम यूज करेंगे, उसमें हम फिर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज नहीं कर सकते। Now, what are the assumptions for the ANOVA test? So, assumption of the ANOVA test are that all population involved follow a normal distribution, and that is why ANOVA is called parametric test, because the main assumption is that the population should be normally distributed and all population having the same variance. आपके साथ 3 population है, 3 ग्रुप्स आप ले रहे हैं और 3 ग्रुप्स की आपके हर एक ग्रुप का अपना पॉपुलेशन है। तो कह रहे कि 3 पॉपुलेशन का या 3 सैंपल का वो तीनों सैंपल आप जिस पॉपुलेशन से ले रहे तो उनका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन एक जैसा होना चाहिए, एंड द सैंपल आर रैंडमली सिलेक्टेड। और आपके साथ ये तीनों सैंपल जो आप ले रहे हैं या जितनी भी सैंपल है वो आप रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, और वो सैंपल एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट सैंपल होंगे लाइक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। लेकिन शर्त ये कि आपके साथ सैंपल 3 या 3 से ज्यादा होंगे। और फिर हम उसके अंदर वेरिएबिलिटी के जो सोर्सेज है वो मैंने आपको बता दिए कि 2 किस्म की चीज वेरिएबिलिटी है, एक विद इन ग्रुप से और एक बिटवीन ग्रुप है। और विद इन ग्रुप का मैंने बता दिया कि ये या ट्रीटमेंट की वजह से होती है या इंटरवेंशन की वजह से होती है, ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन की वजह से। तो इसके लिए एफ टेस्ट के अंदर हमने पढ़ा कि ये एमएसटी मीन सम ऑफ स्क्वायर, ये डिफरेंसेस सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ड्यू टू ट्रीटमेंट, एंड विद इन ग्रुप्स जो है ना ये सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ड्यू टू एरर, या इसको हम इस तरह भी लिखते हैं कि MSSB मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप।
तो ये विद इन ग्रुप आपके साथ ये दो किस्म की वेरिएबिलिटी हम मालूम करेंगे, और विद इन ग्रुप हमारे साथ डिनोमिनेटर में होता है, और बिटवीन ग्रुप जो है ना वो हमारे साथ नोमिनेटर में होता है। और इसको इन दोनों को हम मालूम करेंगे, हम एफ कैलकुलेटेड या एफ टेस्ट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है या एफ स्टैटिस्टिक जो है वो हम इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, इसके स्टेप्स जो है उसी तरह के इसके भी स्टेप हैं, वही 5 स्टेप्स कि हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखेंगे, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिलेक्ट करेंगे, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक, फिर क्रिटिकल वैल्यू, और आखिर में फिर हम स्टेप 5 में कंक्लूजन करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हम लिखेंगे कि μ1, अब अगर सैंपल आपके साथ 3 है तो आप लिखेंगे कि μ1 नल हाइपोथेसिस हमेशा कहेगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज 3 मीन्स μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। और मैंने आपको बताया कि हम इसके अगेंस्ट जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखेंगे तो उसमें हम एटलीस्ट लिखेंगे कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम लिखते हैं कि एटलीस्ट वन मीन इज नॉट इक्वल, स्टैटिस्टिकली नॉट इक्वल। हम इस तरह लिख सकते हैं कि एच ए अगर ये μ1 बराबर भी है μ2 का तो μ2 बराबर नहीं है μ3, इस तरह। तो अब इसमें एटलीस्ट ये दो ग्रुप जो है ना इसका एक दूसरे के साथ सेम नहीं है, तो इस तरह हम जो है ना इसके अगेंस्ट जो है ना अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखेंगे, और फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% और 5% ये, लेकिन यूजुअली हम 5% सेलेक्ट करते हैं। फिर स्टेप 3 में मैंने आपको बता दिया कि स्टेप 3 में इसका जो फार्मूला है टेस्ट स्टैटिस्टिक का वही फार्मूला है कि F इज इक्वल टू MST डिवाइडेड बाई MSE, और मैंने बता दिया कि कुछ लोग लिख दे कि MSSB, MST की जगह कुछ लोग क्या लिख दें MSSB, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों सेम है MSSB, और कुछ लोग MSSW लिखते हैं, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। इसमें F को हम एनोवा कोएफिशिएंट कहते हैं, और F इज एनोवा कोएफिशिएंट, और MST एज मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। ये मैंने आपको बता दिया कि ये विद इन ये बिटवीन ग्रुप जो ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन की वजह से जो वेरिएंसेस है ये उनको मेजर कर रहा है, और ये जो MSE है ये आपके साथ विद इन ग्रुप जो एरर की वजह से जो वेरिएंसेस आ रहे हैं ये उसको मेजर कर रहा है। अच्छा, अब अगर हम एनोवा कोएफिशिएंट को मालूम करेंगे MST डिवाइडेड बाय MSE, तो इसमें सबसे पहले हमने MST को मालूम करना है, फिर MSE को मालूम करना है। दोनों को जब मालूम करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ कैलकुलेटेड वैल्यू निकलेगी। तो अब MST को कैसे मालूम करेंगे, तो MST का फार्मूला है, इस MST का फार्मूला है MST इज इक्वल टू SST डिवाइडेड बाई P-1, SST डिवाइडेड बाई P-1। अब इसमें SST क्या है, तो ये बेसिकली आपके साथ वो जो ग्रुप्स के दरमियान बिटवीन ग्रुप्स जो डिफरेंसेस है ये वो चीज है। ये SST क्या है, ये जो ग्रुप के दरमियान जो डिफरेंस है ये उसको मेजर करना। अच्छा, तो SST अब क्या है, SST आपके साथ बेसिकली ये सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। अब इसको सम क्यों करेंगे, आपके साथ देखिए मेरे साथ 3 सैंपल है, N1 है, N2 है और N3 है, और इसका अपना मीन होगा x बार 1, इसका अपना मीन होगा, इसका अपना मीन होगा। अब इन तीनों की जो है ना मीन, इन तीनों की मीन तो एक जैसे नहीं हो सकते ना, इन तीनों की आपस में भी मीन के अंदर डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने कोई स्टैंडर्ड निकालना है कि उस स्टैंडर्ड के साथ हम इन तीनों की जो है ना मीन डिफरेंस मालूम कर लें। तो वो स्टैंडर्ड क्या होगा, अब ये भी खुद भी एक मीन है, ये 3 मीन है, और इन 3 मीनों का अगर हम दोबारा मीन निकालें, इन 3 मीनों का हम दोबारा मीन निकालें तो वो हमारे साथ स्टैंडर्ड होता है। तो इन तीनों मीन्स को हम कंसिडर करते हैं, ये खुद एक मीन है, सैंपल 1 का मीन होगा, सैंपल 2 का मीन होगा, सैंपल 3 का मीन होगा, लेकिन ये तीनों चूंकि एक दूसरे से चेंज है तो इन तीनों को हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे कि ये 3 वेरिएबल है, इसको हम कंसिडर करेंगे एज x1, एज x2 एंड एज x3, ये 3 मीन। और इन तीनों मीन का अगर हम दोबारा मीन निकालेंगे तो वो हमारे साथ x बार होगा कि नहीं होगा, और ये समेशन x डिवाइडेड बाय n होगा कि नहीं। तो हम ये x1 प्लस x2 प्लस x3 को प्लस करेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो इससे जो स्टैंडर्ड आएगा वो आपके साथ जो भी वीडियो आपके साथ आ गई वो बेसिकली आपके साथ ये मीन है,
वो आपके साथ इन तीनों ग्रुप्स का मीन है। इन तीनों ग्रुप्स की मीन का दोबारा मीन निकालेंगे, वो x बार है, और ये x आपके साथ ये इंडिविजुअल मीन है। तो आप इन इस स्टैंडर्ड का इस ग्रुप के साथ क्या डिफरेंस है, इस स्टैंडर्ड का इस ग्रुप के साथ क्या डिफरेंस है, और इस स्टैंडर्ड मीन का इस ग्रुप 3 की मीन के साथ क्या डिफरेंस है। तो इन तीनों के डिफरेंसेस को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। और ये इसलिए हमने स्क्वायर इसलिए किया कि इस स्क्वायर करना इसलिए कि अगर हम इसको स्क्वायर नहीं करेंगे तो माइनस और प्लस आ सकता है, उसकी वजह से तो माइनस साइन को खत्म करने के लिए फिर हम इन डिफरेंसेस को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो ये बेसिकली आपके साथ जो है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट जो है ना, ये मैंने आपको समझाया कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के अंदर जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस निकालने के लिए आप कोई स्टैंडर्ड निकालेंगे, वो स्टैंडर्ड इन तीनों का मीन है और उनके साथ क्या डिफरेंस है, तो वो हमें कौन बताएगा, एसएसटी हमें बताएगा। और जब आप एसएसटी निकालेंगे तो एसएसटी से फिर हम एमएसटी कैसे निकालेंगे, इस एसएसटी को हम p-1 पे डिवाइड करेंगे, p-1। अब p क्या है, p नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कितने पॉपुलेशन है हमारे साथ, 3 पॉपुलेशन है। सो 3 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो एसएसटी की जो भी वैल्यू आएंगे उसको हम p-1 पे डिवाइड करेंगे, तो उससे हमारे साथ एमएसटी आएगा। तो अब यहाँ पे लिखा है कि एसएसटी इज द सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। ये अभी मैंने समझाया कि इंटरवेंशन के वजह से इन तीनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको मालूम करेंगे, तो वो एसएसटी है। p आपके साथ टोटल पॉपुलेशन है कि कितने है, और n आपके साथ सैंपल साइज है कि सैंपल 1 का सैंपल साइज कितना है, सैंपल 2 का सैंपल साइज कितना है, और सैंपल 3 का, ये n शो कर रहा है। और एमएसटी आपके साथ ये टोटल जो है ना इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है बिटवीन ग्रुप्स, उसको हम इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, अब हमने एमएसटी निकाला, अब हम एमएसई कैसे निकालेंगे। फार्मूले के अंदर हमारे साथ F इज इक्वल टू MST डिवाइडेड बाई MSE। अब MST तो हमने निकाला कि ये बिटवीन ग्रुप्स है, और वो मीन के थ्रू हम मालूम करेंगे। अब विद इन ग्रुप याद रख ले, विद इन ग्रुप जो डिफरेंसेस है वो हम कौन बता रहे हैं, विद इन ग्रुप डिफरेंस कैसे हम निकाल रहे हैं, विद इन ग्रुप डिफरेंस हम यहाँ एमएससी से निकाल लेंगे, लेकिन हमें पता है कि विद इन ग्रुप जो डिस्पर्शन है वो हम मालूम करते हैं वेरिएंस से, वेरिएंस से या स्टैंडर्ड डिविएशन से हम निकालते हैं। विद इन ग्रुप डिफरेंसेस कैसे निकालते हैं, या वेरिएंस से निकालते हैं या स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो इसलिए एमएसई का फार्मूला, उसमें आपको वेरिएंस मिलेगा, उसमें एमएसई का फार्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर डिवाइडेड बाय n माइनस p। अब ये एसएसई क्या है, तो एसएसई का फार्मूला है कि अब वेरिएंस इन वन ग्रुप, वेरिएंस इन वन ग्रुप, लेकिन n-1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके साथ एक ग्रुप का वेरिएंस जितना भी है उसको आप उसकी सैंपल साइज से जब 1 माइनस करेंगे तो इससे ये आपके साथ एक ग्रुप का आएगा, फिर दूसरे ग्रुप का, फिर तीसरे ग्रुप का, और इन तीनों को आप जब प्लस करेंगे तो इनकी प्लस को हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू, मतलब ये कि ये तीनों ग्रुप की कंबाइन जो है ना वेरिएंस है, तीनों ग्रुप्स के अंदर जो वेरिएंस है उनको आप प्लस कर रहे हैं। तो इसलिए एसएसई आपको ये पता होना चाहिए कि एमएसई विद इन ग्रुप डिफरेंसेस हम मालूम करते हैं वेरिएंसेस से या स्टैंडर्ड डिविएशन से, और उन तीनों ग्रुप की वेरिएंसेस को फिर हम सैंपल साइज -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे, तो ये हमें टोटल इन सारे ग्रुप्स के अंदर जो विद इन ग्रुप वेरिएंस है या डिफरेंसेस है वो हमें कैलकुलेट करके देगा, और उसको हम नाम देंगे एसएसई। अब ये एसएसई हम डिवाइड करेंगे किस चीज पे, n-p। अब कैपिटल N क्या है, कैपिटल N आपके साथ तीनों सैंपल के अंदर जो लोग हैं n1, कैपिटल N इज इक्वल टू सैंपल 1 प्लस सैंपल 2 प्लस सैंपल 3। फॉर एग्जांपल आपके साथ सैंपल 1 के अंदर 10 लोग हैं, सैंपल 2 के अंदर 10 लोग हैं, और सैंपल 3 के अंदर 10, तो आपके साथ कितने बंदे हैं, 30। ये 30 आपका क्या है, कैपिटल N, ये 30 कैपिटल N है। और ये P आपको पता है कि ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। तो इस फार्मूले में हम ये वैल्यू लगाएंगे, तो इससे हम MSE निकालेंगे, और फिर MST हम बिटवीन ग्रुप, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हम एनोवा स्टैटिस्टिक या एनोवा कोएफिशिएंट हम इससे निकालेंगे। अब एग्जांपल से आप लोग को समझ आ जाएगा। अच्छा, एग्जांपल को देखें कि यहाँ पे हमारे साथ 3 कंट्री है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, और इन तीनों की नंबर ऑफ प्लेयर क्रिकेट मैच है। तो क्रिकेट में आप सबको पता है कि n हमारे साथ हर एक टीम के अंदर n सैंपल साइज कितना है, 11 का है, n2 एंड n3। अब पाकिस्तान के जो 11 बैट्समैन है,
इनका किसी का स्कोर, अब देखिए किसी का स्कोर ज्यादा होगा, किसी का मतलब स्कोर 15 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 100 होगा, लेकिन एवरेज जब हम निकालेंगे तो एवरेज स्कोर पाकिस्तानी टीम का है वो 60 रन, और इस तरह न्यूजीलैंड का जो एवरेज स्कोर है वो 50 है, और ये साउथ अफ्रीका का एवरेज है वो 70 है। अब ये तीनों एक जैसे है, तीनों एक दूसरे से चेंज है, हर एक मुल्क का स्कोर एक दूसरे से चेंज है, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमें दिया गया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दरमियान 60 प्लस माइनस 15 है स्टैंडर्ड डिविएशन, और न्यूजीलैंड का 50 प्लस माइनस 10 है, और इस तरह साउथ अफ्रीका का 70 प्लस माइनस 12 स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे दिया गया है। अब हमने देखना है, नल हाइपोथेसिस कहेगा कि ये तीनों हमारे साथ सेम है, इनके अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस में इसके अंदर इसके अगेंस्ट जाएंगे और हम कहेंगे एटलीस्ट वन मीन इज चेंज फ्रॉम दी अदर। वही टेबल है कि हर एक क्रिकेट के अंदर मैंने आपको समझा दिया कि हर एक टीम का सैंपल साइज कितना है, 11 है, और हर एक टीम का फिर मीन क्या है, एक्स बार 60 50 70, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमें दिया गया है कि वो है 15 और 10 और 12। लेकिन चूंकि यहाँ पे जब हम सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर मालूम करेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर के अंदर हम फिर अभी आप लोगों ने फार्मूले में देख लिया कि वहां पे हम वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह क्या यूज करते हैं, वेरिएंस यूज करते हैं, तो इसलिए हम इस स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर करेंगे तो ये वेरिएंस बन जाएगा। अब 15 को जब स्क्वायर करेंगे तो 225, जिस तरह हम वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल देते ना, तो हम वेरिएंस के ऊपर जो है ना स्क्वायर रूट डाल देते थे, अंडर रूट डाल देते, और उससे हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाता ना। इसी तरह अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन को वेरिएंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको आप जस्ट क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो आप 15 स्टैंडर्ड डिविएशन है, अगर इसको मैंने वेरिएंस में कन्वर्ट करना है तो 15 स्क्वायर होगा, तो 15 स्क्वायर से कितना आ रहा है 225, 10 स्क्वायर से क्या आ रहा है 100, और 12 स्क्वायर से आ रहे 144। तो ये इन सब पॉपुलेशन की या तीन ग्रुप्स की हमारे साथ वेरिएंस भी आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ गया, और इनके मीन और इनके सैंपल ये सब हमारे पास आ गए। अब हम इनकी जो है ना नल हाइपोथेसिस कहेगा कि μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, ठीक है। हम कहेंगे कि नहीं, ये नल हाइपोथेसिस कह रहे हैं, हम अल्टरनेट में कहेंगे कि नहीं, एटलीस्ट one group has changed from the other, one group mean has changed या is changed from other two। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपके साथ, अब इसके लिए अब वही ये आपका नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेप नंबर ये 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपका अगेंस्ट क्या है, अल्फा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो कितना है 0.05 है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। स्टेप नंबर 3 में टेस्ट स्टैटिस्टिक है, और टेस्ट स्टैटिस्टिक स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट स्टैटिस्टिक में एनोवा का फार्मूला क्या है, MST डिवाइडेड बाय MSE, ठीक है, ये है। अब MST तो ये मैंने निकालना है, ठीक है। अच्छा, MST निकालेंगे, MSC निकालेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे। तो अब इस आगे ये सॉल्व है आप लोगों को, यहां पे आप देख लें, अगर हमने MST के लिए हमने क्या मालूम करना है, MST जब हम मालूम करेंगे तो अभी हमने मालूम किया कि MST का फार्मूला है SST डिवाइडेड बाय P माइनस 1, MST इज इक्वल टू SST डिवाइडेड बाय P माइनस 1, ये फार्मूला है। अब SST मालूम करेंगे तो SST में मैंने आपको समझाया कि SST इज इक्वल टू ये सम ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। तो आप इसको सम करेंगे किस चीज को, x माइनस एक्स बार ये होल स्क्वायर, इन सब को आप स्क्वायर करेंगे। कैसे, आप ये आसान मालूम कर रहे हैं, इसका बहुत आसान है। अब आपके साथ ये लिखा है कि SST इज इक्वल टू मीन सम एंड n इनटू हर एक, क्योंकि ये हर एक सैंपल के अंदर जो है ना, आपको पता है कि सैंपल साइज भी उनका है ना, 11 लोग हैं पाकिस्तान में, तो उसमें से हर एक बंदे का मीन के साथ जो है डिफरेंस क्या है, एक पाकिस्तानी टीम का मीन है, ठीक है, और एक वो तीनों कंट्रीज का मीन हमने जो निकाला कि मेरे साथ 3 मीन है,
एक पाकिस्तान का 60 मीन है, न्यूजीलैंड का 50 है और अफ्रीका का 70 है। अब ये तीनों का मीन एक दूसरे से चेंज है, तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमने स्टैंडर्ड मालूम कर रहे हैं। वो स्टैंडर्ड क्या है, वो इन मीन का आप दोबारा मीन निकाले, तो उसको हमने दोबारा एक्स बार निकाला, एक्स बार 60 पाकिस्तानी मीन प्लस न्यूजीलैंड वाला और प्लस अफ्रीका। अब इन तीनों को प्लस किया और जब 3 पे डिवाइड किया तो इससे मीन क्या गया 60। अब ये 60 अब इन तीनों के लिए क्या है, स्टैंडर्ड है। तो अब इन देखिए इस फार्मूले के अंदर हमने क्या करना है, एन क्या है, पाकिस्तानी टीम का सबसे फर्स्ट पाकिस्तानी टीम है ना, तो पाकिस्तानी टीम का एन 11 और पाकिस्तान का मीन कितना है 60। अब पाकिस्तान के मीन का स्टैंडर्ड से डिफरेंस क्या है, पाकिस्तानी टीम का मीन एक्स, स्टैंडर्ड क्या है 60, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। और चूंकि ये मेरे साथ प्लस माइनस की वजह से माइनस प्लस साइन आया था, तो इसको मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। ये मैंने कर दिया, ये पाकिस्तान की टीम का। और फार्मूले में लिखा है कि इन सब का आपने प्लस करना है, तो फिर मैंने इसके साथ क्या प्लस करना है, इसके लिए इसके साथ फिर मैंने न्यूजीलैंड का प्लस करना है, फिर मैंने इसके साथ जो है ना ग्रुप 3 का, तो ग्रुप 1 के साथ आपने ग्रुप 2 का प्लस करना है और उसके बाद हमने ग्रुप 3 का प्लस करना है। तो इस सम की वजह से मैंने ये कर दिया। अब दूसरे टीम का भी आपको पता है कि n 11 है, n 11 है, और दूसरे ग्रुप का, दूसरे सैंपल का या दूसरे कंट्री का मीन क्या है 50 है, और 50 और 60 के दरमियान डिफरेंस क्या है 50 माइनस 60, और उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब आ जाए ग्रुप 3, इसके साथ ग्रुप 3 का, तो ग्रुप 3 का भी हमारे साथ n क्या है, वो भी 11 है, और ग्रुप 3 का हमारे साथ मीन क्या है 70 है, और स्टैंडर्ड क्या है 60, 70 माइनस 60। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि अगर हम इसको स्क्वायर नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो डिफरेंस नहीं है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस नहीं है, ये तो 0 आएगा। लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर नहीं करेंगे तो यहाँ पे -10 आएगा और यहाँ पे +10 आएगा, और माइनस और +10 0, तो कोई डिफरेंस ही नहीं निकलेगा। इसलिए इस चीज को 0 से बचाने के लिए हम इन डिफरेंसेस को क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, इनको हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो इन सब को हमने स्क्वायर किया और मीन के साथ सैंपल साइज से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बंदे का तो नहीं है, 11 लोगों का है ना, तो सैंपल साइज से हर एक कंट्री का मीन हम स्टैंडर्ड से डिफरेंस निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे और सैंपल साइज से मल्टीप्लाई करेंगे। सैंपल 1 के अंदर भी इस तरह करेंगे, सैंपल 2 के अंदर भी इस तरह करेंगे, और सैंपल 3 का। अब इन तीनों के डिफरेंसेस से जो आंसर आ रहे हैं उनको प्लस करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पे मेरे साथ इस फिगर से क्या आ रहे, 0 आ रहे, और 0 को जब 11 से 0 को जब स्क्वायर करेंगे तो फिर 0 आएगा, और 0 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 आएगा। तो इससे क्या आंसर आ रहे, 0। इधर देखें, इधर यहाँ पे 50 माइनस 60 है, तो इससे -10 आ रहा है, -10 को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, +100 आएगा, और 100 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आएगा। तो इस यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, प्लस यहाँ पे 60 और 11 अपनी जगह, और 70 और 60 के दरमियान डिफरेंस +10 है, +10 को जब स्क्वायर करेंगे तो इससे +100 आएगा, और +100 को अगेन जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी 1100 आएगा। तो अब ये इसका जो है मीन से डिफरेंस 0 है, इसका 1100 है, और इसका स्क्वायर डिफरेंस। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों से क्या आ गया, 2200 आ गया। तो ये 2200 आपके साथ जो आ गया, ये बेसिकली आपके साथ SST आ गया, क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। और अगर हमने MST मालूम करना है तो MST का फार्मूला हमें पता है कि SST को हमने P-1 पे डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे SST हमने निकाला, SST कितना है, वो 2200 निकला, 2200, और P-1, P मेरे साथ पॉपुलेशन कितनी है, 3 है, और 3 से मैंने 1 माइनस करना है, तो ये 2 बन गया। अब 2200 को जब मैंने 2 पे डिवाइड किया तो इससे 1100 आंसर आता है। तो ये 1100 जो है ये आपके साथ MST निकला, MST क्या निकला, 1100 निकला। अब इसी तरह हम इसके लिए MSE भी मालूम करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ एनोवा कोएफिशिएंट हम निकालेंगे। अच्छा, अब अगर हमने MSE मालूम करना है, हमने MST मालूम किया, और MST हमारे साथ क्या आंसर आ गया, इसका 1100 आ गया। MST से पहले हमने मालूम किया, MST 1100 आ गया। अब 1100 तो आ गया, लेकिन हमारे साथ MSE नहीं है, तो हमने अब MSE मालूम करा है। तो MSE का फार्मूला हमने पढ़ा कि MSE इज इक्वल टू SSE,
SSE डिवाइडेड बाई n माइनस p। और n मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों सैंपल को प्लस करेंगे तो वो n है और पॉपुलेशन आपके साथ 3 है। अब SSE मालूम करना है तो SSE मैंने आपको बता दिया कि ये हम मालूम करते हैं वेरिएंस से। किस चीज से मालूम करते हैं? वेरिएंस से। और ये हम हर एक सैंपल की जो सैंपल साइज है n-1 सम करेंगे n-1 और उसको हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे n-1 और उसको हम वेरिएंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इसका फर्क, हाँ ये SSE इज इक्वल टू सम करेंगे किस चीज को, सैंपल साइज से 1 माइनस करेंगे तो 10 बन और उसको हम उस सैंपल की वेरिएंस से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों कंट्री का निकाल करके समेशन के साइन है तो प्लस करेंगे। तो अब कैसे, मेरे साथ कंट्री 1 का जो है पाकिस्तान का इसको हम इस तरह कि पाकिस्तान का मेरे साथ n क्या है 11, पाकिस्तान का n 11 है। 11 से जब 1 माइनस करेंगे तो इसको पाकिस्तान की स्टैंडर्ड डिविएशन से हम, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड डिविएशन 15 था और उससे जब हमने स्क्वायर निकाला तो वो 225 है, तो वेरिएंस 225 है। अब 220 मल्टीप्लाइड बाई 225 तो इसको हम सिंपली 10 से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 1 से, 11 से जब हम 1 माइनस करें तो 10 आ रहा है। तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाइड बाई पाकिस्तान का जो वेरिएंस है वो इतना है, प्लस दूसरी कंट्री का ये जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का भी हमारे साथ सैंपल साइज n-1 10 है, उसको हम और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 10 था तो 10 को जब हमने वेरिएंस में कन्वर्ट किया स्क्वायर के तो 100 आ रहे हैं ना, प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। और अब तीसरा कंट्री जो है, क्योंकि ये सम है हमने तीनों की सम करना है तो पाकिस्तान का प्लस न्यूजीलैंड प्लस अफ्रीका। अब अफ्रीका का n-1 अगेन 10 आ रहे और इनका स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे साथ 12 था तो 12 को जब हम वेरिएंस में कन्वर्ट करेंगे तो 144 आ रहे। अब इन सब को हम करेंगे तो 10 ये बनता है 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो इससे बनते हैं 2 यहाँ इससे आ रहे 1000 और इससे आ रहे 1440। इन सब को जब प्लस करेंगे तो इससे आंसर आ रहे 4690। तो आपके साथ SSE आ गया। इस फार्मूले के अंदर हमने SSE को निकाला, SSE हमारे साथ आ गया 4690। अब हमने क्या मालूम करना है, MSE मालूम करना है। तो इस MSE के अंदर तो हमने ये चीज मालूम किया, ये हमारे साथ ये आ गया। लेकिन अगर हमने MSE मालूम करना है तो हमने इस 14 इस फिगर को हमने डिवाइड करना है n-p पे। अब n कितना है 33 है, तीनों सैंपल के अंदर 11 प्लस 11 प्लस 11 33 और माइनस p पॉपुलेशन कितनी है 3। तो हमने इस पे अब इस MSE जब निकालेंगे तो 4690 डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि 33 से जब 3 माइनस करेंगे तो 30 आएगा और जब 30 पे हम ये डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ MSE आ जाता है 156.33। अच्छा, अब हमने MSE को भी मालूम किया और हमने MST को भी मालूम किया तो अब हम एनोवा कोएफिशिएंट मालूम कर सकते हैं। एनोवा कोएफिशिएंट इज इक्वल टू MST डिवाइडेड बाय MSE। तो ये हमने मालूम किया कि ये क्या है 1100 है और 1100 को जब हम MSE कितना है 156.33 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो इसे एनोवा कोएफिशिएंट आ गया 7.036। अब ये F की कैलकुलेटेड वैल्यू आपने मालूम की। तो याद रख लें कि ये जो आप लोग का ये सैंपल है, मुश्किल नहीं है लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह में तो ये चीजें नहीं दी जा सकती, लेकिन ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने कैसे मालूम करना है। इसलिए यहाँ पे हमने अब कैलकुलेटेड वैल्यू हमने निकाला। अब स्टेप 4 हमने देखा, स्टेप 1 हमने लिखा कि 3 मीन बराबर है, स्टेप 2 में हमने लिखा कि अल्फा हमारे साथ 0.05 है, स्टेप 3 में हमने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाला और अब हम 4 स्टेप पे जाएंगे। F क्रिटिकल वैल्यू, F क्रिटिकल वैल्यू। अब ये हमारे से कौन सी स्टेप है स्टेप 4 क्रिटिकल वैल्यू। अब यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू निकालने का तरीका चेंज है। कैसे, यहाँ पे एक हमारे साथ न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। फार्मूले के अंदर हमने जब F स्टैटिस्टिक निकाला तो MST डिवाइडेड बाय MSE
और उससे हमने निकाला आंसर क्या 7.06 और इसको हम कहते हैं ये है कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड और क्रिटिकल वैल्यू जो है ना वो हम अब टेबल से मालूम करेंगे। अच्छा, इसमें एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपके लिए न्यूमरेटर मेजर कर रहा है बिटवीन ग्रुप डिफरेंसेस को और डिनोमिनेटर मेजर कर रहा है विद इन ग्रुप डिफरेंसेस को। ये हमने डिस्कस किया स्टार्ट से। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि जब एफ टेबल में हम जाएंगे तो एफ टेबल में न्यूमरेटर के लिए अपनी न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने निकालना है। अब यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हम निकालेंगे, लेकिन न्यूमरेटर के लिए अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम है और डिनोमिनेटर के लिए अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है। तो सबसे पहले एमएसटी का जो एमएसटी न्यूमरेटर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो है p-1। यहां पे लिखा है टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वी नो दैट न्यूमरेटर इज एमएसटी एंड द डिनोमिनेटर इज एमएसई और इन दोनों के लिए अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो आप न्यूमरेटर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कैसे निकालना है p-1 से। अब p आपके साथ न्यूमरेटर पॉपुलेशन कितनी है 3 पॉपुलेशन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर न्यूमरेटर इसको जब मालूम करेंगे तो p-1 पॉपुलेशन कितनी है 3 से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 2। तो न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे साथ 2 है। इसी तरह डिनोमिनेटर का भी हमने डिनोमिनेटर का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करना चाहेंगे किस चीज के लिए डिनोमिनेटर के लिए, एमएस डिनोमिनेटर क्या है एमएसई है ना, तो इसके लिए जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करेंगे तो उसका फार्मूला है n-p। उसका फार्मूला क्या है n, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 किस चीज के लिए, ये न्यूमरेटर के लिए है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 किस चीज के लिए, ये डिनोमिनेटर के लिए। और df1 का फार्मूला है p-1 और मैंने निकाला कि p-1 से क्या आंसर आ रहा है 2। और डिग्री ऑफ फ्रीडम पर न्यूमरेटर उसका फार्मूला है n-p। तो n-p n क्या है 33 है, n1 प्लस n2 प्लस n3 11 कितने बनते 33 माइनस पॉपुलेशन कितने 3। तो डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम कहते हैं df2, ये df1 है, df1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 इज फॉर द न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 इज फॉर द डिनोमिनेटर, और ये हमने निकाला। तो अब हमारे साथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए, एक 2 और एक 30। अब हमने टेबल में जाना है। अब टेबल में देखें, एक चीज को आपको पता होना चाहिए कि इस टेबल में 2 किस्म की वैल्यू है, एक आपको बोल्ड वैल्यू नजर आ रहा है और एक आपको ये अनबोल्ड नजर आ रहा है। ये देखिए ये 161 ये बोल्ड नहीं है और ये 4052 ये हाईलाइटेड है। तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। इस टेबल के अंदर ये लिखा है, अगर आपको नजर आ रही है कि वैल्यू ऑफ एफ फॉर अल्फा 0.05, ये सारे 0.05 के हैं, सही है, लेकिन ये 0.05 के जो है वो लाइट है। ये जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये लाइट जो अनबोर्ड है, ये अनबोर्ड। अब मेरे साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मेरे साथ 2 था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 क्या है 2 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मेरे साथ क्या है 30 है। तो ये ऊपर क्या लिखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर। तो अब ये टेबल जो आप अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस टेबल में आपके साथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम में, और एक फर्स्ट रो में है। तो ये जो फर्स्ट रो का है ये कौन से है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर, और ये जो फर्स्ट कॉलम में ये कौन सी के लिए, डिनोमिनेटर के। तो मैंने ये जो क्वेश्चन निकाला इसमें मेरे साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कितना है, वो 2 है, और 1 किस चीज का होता है, न्यूमरेटर का होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मेरे साथ है 30, और वो किसका है, डिनोमिनेटर का। तो ये तो न्यूमरेटर का तो ये है, तो मेरा मतलब है कि मेरा कॉलम ये हो गया 2 वाला हो गया। लेकिन अब डिनोमिनेटर का 30 है, तो 30 अब यहाँ पे हम देख ले इस पेज में नहीं है 26 तक, तो हम आगे दूसरे पेज में जाएंगे और 27, 28, 29, 30 तक पहुंच गए। तो अब 30 पे हमारे साथ 2 वैल्यू है,
एक ये है और एक ये है, समझ आ रही है। 30 पे हमारे साथ वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू है। अब हमने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करना है, ये वाला वैल्यू सेलेक्ट करना है या ये वाला हाईलाइटेड सेलेक्ट करना है या अनहाइलाइटेड। तो ये नीचे लिखा है कि अल्फा तो हमारे साथ 0.05 है और अल्फा 5% के लिए हमारे साथ ये अनहाइलाइटेड वैल्यू है। अगर ये 1% है, अगर अल्फा 1% होता तो फिर मैं ये 3.32 सेलेक्ट नहीं करता, फिर मैं ये 5.39 सेलेक्ट करता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस टेबल के अंदर ये जो अनहाइलाइटेड है या अनबोल्डेड है ये 5% अल्फा के लिए है और जो बोल्ड है वो 1% के लिए। बस सिंपल। यहाँ पे लिखा है कि अल्फा 0.01 के लिए जो वैल्यू है वो बोल्ड फेस टाइप है और अगर 0.05 के लिए वो लाइट फेस में वो अनबोल्ड है। समझ आ गई इसकी। तो अब मेरे साथ चूंकि अल्फा मेरे साथ 5% था, मैंने लिखा था कि अल्फा कितना है 5% है, तो 5% के लिए मैं कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, अनबोल्ड। तो मेरे साथ 2 और 30 ये मेरा न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिनोमिनेटर का, और इन दोनों की कहाँ पे ये एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, यहाँ पे 3.32 पे। तो अब ये एफ क्रिटिकल वैल्यू मेरे साथ आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 30 पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 30 पे ये वैल्यू मेरे साथ क्या है 3.32 और मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है 7.06। तो द फाइनल स्टेप इज द डिसीजन। फाइनल स्टेप क्या है, आपने डिसाइड करना है कि वेदर टू रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब देखें ये वही 2/2 बेल शेप कर्व आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे साथ टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, क्रिटिकल वैल्यू क्या है, सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू मेरे साथ 3.32, ये मैंने क्या लिखा 3.32 और मेरे साथ टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है 7 एंड 7 फॉल इन विच एरिया, रिजेक्शन एरिया। 7.06 ये क्या है, ये रिजेक्शन एरिया और ये आपके साथ एक्सेप्टेंस एरिया है। तो इसलिए the value of test statistic is greater than the critical value and falls in the rejection area, so we reject the null hypothesis and we conclude that the mean of the three groups are not same, तीन ग्रुप्स की मीन सेम नहीं है। इस तरीके से हम जो है ना एनोवा टेस्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बिकॉज द एफ calculated value as greater than a critical value, and our example 7.03 is greater than 3.32 and we reject the null hypothesis and we conclude that there is difference between the mean of the three mean score of the three countries। इसके अलावा ये और भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसको आप खुद सॉल्व कर ले, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके साथ आप प्लांट्स हैं, एक प्लांट रोज रोज के नाम से प्लांट की फैमिली है, दूसरा जो है ना मैरीगोल्ड है और ये लिली है। मुख्तलिफ फ्लावर्स है लेकिन फ्लावर्स के सब टाइप्स है, रोज का अपना फैमिली है और मैरीगोल्ड का अपना है और लिली का अपने फ्लावर्स है। अब इनकी 5-5 प्लांट्स हमने ले लिए और हम देख देखिए रोज में फ्लावर ज्यादा है या मैरीगोल्ड में फ्लावर ज्यादा है या हमारे साथ जो है ना लिली में ज्यादा है। तो इनका जब हमने मीन निकाला तो इनका मीन 12 है और इसका मीन जो है ना वो 16 है और लिली का 12 है। तो बाजार अगर हम देख ले तो लिली के अंदर प्लांट्स फ्लावर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैरीगोल्ड एंड रोज, लेकिन नल हाइपोथेसिस तो कहेगा कि ये तीनों जो है इसका मीन क्या है सेम है और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया गया है। तो हमने इसको सॉल्व करना है, इसका हमने वेरिएंस मालूम करना है। ये वेरिएंस निकला 2 का वेरिएंस 4 और 1 का 1 और 4 का 16, ये वही। अब अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो अगेन आपने वही फार्मूला यूज करना है कि आपने जब एफ कैलकुलेटेड निकालना है तो एफ कैलकुलेटेड का फार्मूला एम एस टी डिवाइडेड बाई एम एस ई, और एम एस टी मैंने आपको बता रहा कि एम एस टी इज इक्वल टू एस एस टी डिवाइडेड बाई पी माइनस 1। अब एस एस टी कैसे निकालना है, एस एस टी का मैंने निकाला कि ये हम स्टैंडर्ड से निकालेंगे। इसके लिए आप एस एस टी जब निकालेंगे तो आप एक ये वाला है कि आप समेशन और n इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब आपने कैसे एक का आपने n के साथ ये x माइनस एक्स बार, अब इन तीनों का हमने मालूम करना है कि हमारे साथ कितने हैं n कितने हैं, n सब का 5 है। ठीक है, और इन तीनों का आप देखें अगर हम मीन 1 हमारे साथ क्या है वो है एग्जाम्पल आप देखें मीन 1 है 12 है
मीन 1 हमारे साथ 12 है। मीन 2 क्या है? ये रोजेज का है। रोजेज का मीन जो है ना वो है, मेरी गोल्ड का जो मीन है वो है 16 और लिली का जो मीन है वो है 20। तो अब इन तीनों के दरमियान डिफरेंस मालूम करने के लिए हमने दोबारा मीन मालूम करना है कि वो इन सब के लिए स्टैंडर्ड हो। तो वो आपके साथ ये एक्स बार निकला। एक्स बार ये सारे प्लस के 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 3 डिवाइड बाई 16। तो इससे आंसर आ गया 16। मीन क्या आ गया? 16। अब हमने ये 16 के साथ 12 का डिफरेंस मालूम करना है, 16 का भी मालूम करना है और 20 का भी मालूम करना है। तो 12 का डिफरेंस जो है ना 12 माइनस 16, 16 माइनस 16 एंड 20 माइनस 16। अब यहाँ -4 आ रहे तो और यहाँ पे +4 आ रहे हैं, यहाँ पे तो 0 आ रहे हैं। तो -4 और +4 इसको इसका माइनस साइन खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर किया। तो -4 16 ये हो गए और 16 ये हो गए। अब इनको हमने इसकी सैंपल साइज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 माइनस 16 से क्या आ रहे? -4 और 4 4 16, 80 80 ये आ गया, क्योंकि ये 12 माइनस 16 से क्या आंसर आ रहे? इससे आ रहे 4 आ रहे। 4 को जब स्क्वायर करेंगे तो 16 आ रहे और 16 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ रहे। प्लस यहाँ पे आपके साथ ये 0 हो गया पूरा फिगर। प्लस यहाँ पे आप दोबारा जो +4 है तो +4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 को 80 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। तो आपके साथ टोटल इनका जो SST आ गया वो 160 आ गया। अब 160 ये आपके साथ ये 160 आ गया। तो आपने MST मालूम करना है, तो MST में आप इसको SST डिवाइडेड बाई P-1। अब 160 डिवाइडेड बाई P आपके साथ पॉपुलेशन 3 है और इसको हम, तो आपके साथ MST आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो 80। आपका MST क्या गया? अब इस फार्मूले के अंदर ये तो हो गया आपके साथ 80। अब आपने क्या करना है? MSE मालूम करना है। तो इसी तरह आपने MSE अगर मालूम करना है तो आपको पता है कि MSE इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर और डिवाइडेड बाय n माइनस पी। इसका फॉर्मूला क्या है? n माइनस पी। तो अब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर मैंने आपको बता दिया कि आपने किस चीज से मालूम करना है? वेरिएंस से मालूम करना है। और हर एक की वेरिएंस को आपने सैंपल साइज -1 और उसको हम वेरिएंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनको प्लस करेंगे, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1 का सैंपल साइज तो सबकी n सब का क्या है? 5 है। तो 5 से जब 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर जब मालूम करेंगे तो 4 ग्रुप 1 का रोज का उसका जो है ना n-1 4 आ गया। और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? उनका स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे लिखे कि वो 2 है, तो 2 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4, तो वेरिएंस इसका 4 हो गया। प्लस दूसरे ग्रुप का भी n-1 4 है, ये ग्रुप 1 का रोज का हो गया। और दूसरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, 1 को जब स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 1 आएगा, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 1। और ग्रुप 3 का आपके साथ जो है ना उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है, तो जब n-1 आपके साथ अगेन 4 है और 4 को आप जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर के साथ तो स्क्वायर तो 16 बनता है ना, 4 4 16। अब इसके साथ SSE आपके साथ निकला, ये 16 प्लस ये 4 और प्लस ये 64, इनको प्लस कर ले सबको, तो ये बन गया कितना इससे आंसर आ रहा है ये मालूम कर ले। तो SSE आपके साथ आ गया, ये 20 हो गया और 20 84 आ गया। 84 आपके साथ SSE आ गया, 84 आ गया। अब हमने MSE मालूम करना है, तो यहाँ पे मैंने ये 84 मैंने लगा दिया, 84 डिवाइडेड बाई n-p। अब मेरे साथ n कितने हैं टोटल? n1 n2 एंड n3 15 है। तो 15 माइनस p, 15 से आप पॉपुलेशन कितने हैं? 3 है, तो ये हमारे साथ अब बन जाएगा 12। और 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 84 पे, 7 आ रहे, तो MSE मेरे साथ आ गया 7। अब MST भी मैंने मालूम किया और MST हमने निकाला था पहले वो 80 था और MSE अब हमने निकाला वो 7 है। तो 80 को जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो 11.429 ये हमारे साथ कैलकुलेटेड भी आ गया। अब आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करना है। ये हमने निकाला
एफ स्टैटिस्टिक हमने निकाला कि एम एस टी डिवाइड बाई एम एस सी ओ 11 पॉइंट समथिंग हमारे पास निकला। अब हमने क्रिटिकल वैल्यू निकालना है, तो क्रिटिकल वैल्यू अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एज पर द न्यूमरेटर वो मैंने आपको बताया कि वो है p-1 और ये क्या है n-p। तो यहाँ पे तो ये अगेन 2 है क्योंकि पॉपुलेशन 3 है और से 1 माइनस करेंगे 2 और n आपका 15 है और 15 से जब आप 3 माइनस करेंगे तो 12। तो 2 और 12 को आप देखें टेबल में, ये आपका 2 है और 2 और 12 आपका ये है, तो 2 और 12 का कितना आंसर आ रहा है 3.88 3.88। तो आपका क्रिटिकल वैल्यू आपके साथ क्या है 3 पॉइंट क्रिटिकल वैल्यू एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एंड 12 को 3.88 आ रहा है। ठीक है, ये आपने मालूम किया। अब रिजेक्शन के लिए आप देखें कि आपका क्रिटिकल वैल्यू तो आपका 3.88 आ रहा है और आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो 11.25 आ रहा है, तो ये तो उससे ज्यादा है। यहाँ पे 3.338 और ये कितना है 11, तो बहुत ज्यादा दूर है 11। यहाँ पे रिजेक्शन एरिया में फॉल कर रहे, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं और हम कहेंगे कि मीन फ्लावर जो है ना वो तीनों प्लांट के अंदर लिली गोल्ड और मेरी गोल्ड और रोज के अंदर ये सेम नहीं है और ये डिफरेंट। समझ आ गई? अच्छा, इस तरीके से हम एनोवा के जितनी भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये है इस तीसरे एग्जाम्पल के अंदर मैं आप लोग को अब यही समझाना चाहता हूं कि नल हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 और मैंने इसके अगेंस्ट लिखा कि नहीं, मेरे साथ में इसमें एटलीस्ट वन ग्रुप जो है ना वो डिफरेंस है कि एटलीस्ट वन मीन इज चेंज। अच्छा, अब वो कौन सा मीन है जो चेंज है, इन दोनों का चेंज है या इन दोनों का चेंज है? समझ आ रही है ना? तो ये चीज मालूम करने के लिए एनोवा हमें ये नहीं बता सकता, एनोवा सिर्फ हमें ये बता सकता है कि हमें ये तीनों मीन सेम है या सेम नहीं है। अब वो एनोवा हमें यहाँ तक बताएगा, लेकिन एनोवा हमें फिर ये नहीं बता सकता कि इन दोनों में इन तीनों में से फिर कौन से सेम है और कौन से डिफरेंट है। इसके लिए हम फिर एडिशनल टेस्ट अप्लाई करते हैं, एडिशनल टेस्ट अप्लाई करते हैं। SPSS जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम मुख्तलिफ जो है ना पोस्ट हाक एनालिसिस करते हैं और वो हम टेस्ट अप्लाई करते हैं, उसमें फिर हम मालूम करते हैं कि कौन कौन सी ग्रुप जो है ना वो सेम है और कौन से डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे जो हम कॉमनली यूज करते हैं कि इन ग्रुप्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। फॉर एग्जांपल ये आपने ये तीसरा एग्जांपल मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। इस तीसरे एग्जांपल के अंदर आपके साथ थ्री टाइप्स ऑफ कार हैं, एक कॉम्पैक्ट कार है, एक मिड साइज कार है और एक फुल साइज कार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझाने के लिए कि सपोज द नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड वांट्स टू एग्जामिन द सेफ्टी ऑफ कॉम्पैक्ट कार, मिड साइज कार एंड फुल साइज कार। इन तीनों कार्स की वो सेफ्टी मालूम करना चाहते हैं एंड सैंपल जो है ना उन्होंने 3 सैंपल ले लिए हर का। ये देखें कॉम्पैक्ट कार का ये 1 2 3 और इस तरह हर एक की 3 सैंपल उन्होंने ले लिए। ठीक है, यूजिंग द हाइपोथेटिकल डेटा है आप लोग को समझाने के लिए। अब ये मालूम करना चाहते हैं कि प्रेशर अप्लाइड टू द ड्राइवर हेड्स ड्यूरिंग अ क्रैश टेस्ट इज इक्वल टू ईच टाइप ऑफ कार। अब यहाँ पे देखिए N1 के अंदर जो कार लिए थे, ये कॉम्पैक्ट कार के 3 सैंपल उन्होंने लिए थे, तो यहाँ पे प्रेशर इतना था, यहाँ पे प्रेशर इतना था, यहाँ पे प्रेशर इतना था। अब कॉम्पैक्ट कार के अंदर प्रेशर, फिर मिड साइज कार के अंदर प्रेशर 3 रोज, ये रो 1 के अंदर ये एक सबका एक एक सैंपल है, फिर रो 2 के अंदर सबका एक एक सैंपल है और फिर रो 3 के अंदर सबका एक एक सैंपल है। तो यहाँ पे ये प्रेशर निकाला गया है कि ड्राइवर के हेड के ऊपर ड्यूरिंग क्रैश एक्सीडेंट के ऊपर उसके सर के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हुआ था वो कितना था, तो ये आप दिया गया है। अब हमें तो इससे पहले वाले एग्जांपल जो थे ना, इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने जो डिस्कस किया वो इस तरह थे कि 5 मेरे साथ लिली के प्लांट थे रोज के और 5 मेरे साथ मेरी गोल्ड थे, जो मैं समझा रहा हूं आप लोग को। और लेली के जो है ना वो भी 5 थे और हर एक का हमें मीन दिया गया था कि इनका मीन कितना है। फॉर एग्जांपल इसका 12 है, इसका 16 है और इसका 20 है।
तो उसमें हमें इंडिविजुअल नहीं दिया गया था, यहाँ पे हमें इंडिविजुअल भी दिया गया कि उन्होंने उससे पहले जो सैंपल लिए, एक सैंपल के अंदर प्रेशर इतना था, ये एक सैंपल 1 के अंदर प्रेशर है, फिर सैंपल 2 के अंदर प्रेशर, फिर सैंपल 3 के अंदर प्रेशर, ये कंपेयर्ड कार की। फिर इसी तरह मिड साइज कार की सैंपल 1 का प्रेशर कितना था, सैंपल 2 का और सैंपल 3 का, और इन तीनों सैंपल का फिर मीन निकाला है। तो ये चीज जो है ये यहाँ पे आप लोग निकाले, और वो क्या है कि कंपेयर्ड कार का मीन प्रेशर कितना है, जिस तरह आप लोग को ये 12 मीन दिया गया है, तो इन तीनों सैंपल की मीन से उन्होंने मीन निकाला 666.67, ये 666.67 मीन है कंपेयर्ड कार की प्रेशर एब्जॉर्प्शन का विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 31.18। इसी तरह जो मिड साइज कार का जो प्रेशर है वो है 473.67 विद मीन ऑफ 49.17, एंड फुल साइज कार का जो है वो 447.33। अब अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से एब्जॉर्प्शन कौन से ग्रुप का है, कंपैक्ट कार का, और इन कंपैक्ट कार का सेफ्टी जो है ना वो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो थोड़ा सा दरमियान वाले और यहाँ पे सबसे कम प्रेशर है, ठीक है। तो अब नल हाइपोथेसिस कहेगा कि इन तीनों के प्रेशर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, समझ आ रही है, इन तीनों के दरमियान प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है। हम अल्टरनेट में कहेंगे कि इनमें डिफरेंस है। अब ग्रुप कितने हैं, 3 है, तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, एनोवा यूज करेंगे। एनोवा जब हम यूज करेंगे तो इस, अब देखिए एनोवा मीन यहाँ पे निकाला। अब देखिए तीनों की मीन से हमने मीन निकाला एक्स बार से, फिर हम एसएसटी के अंदर डिफरेंस मालूम करेंगे, तो हमने आखिर में एसएसटी निकाला, ये 86,049.55, ये हमने निकाला एसएसटी से, फिर हम एमएसटी निकालेंगे तो P-1 पे डिवाइड करेंगे, तो उसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे साथ 432.775, ये हमारे साथ एमएसटी आ गया। अब हमने इस तरह एसएसटी भी निकालना है, तो एसएसटी के लिए हमें क्या चाहिए, एसएससी चाहिए ना, तो एसएससी का आपको पता है कि वो वेरिएंस ही निकालते हैं n-1। अब तीनों की सैंपल कितने हैं, 3 है कि नहीं है, 3 सैंपल यहाँ पे है, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो n-1 वो तो सब तो आपको पता चल गया। अच्छा उसे हमने जब निकाला तो एसएसई हमारे साथ आ गया 10,254, और हमारे साथ एमएसई भी हमने मालूम, अब एमएसई मालूम करना है तो एसएसई को हमने n-p पे डिवाइड करना है, n-p पे डिवाइड किया तो हमारे साथ ये आ गया। और अगर हमने एफ मालूम करना है तो एमएसटी डिवाइडेड बाय एमएसई, और एमएसटी को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे साथ एफ कैलकुलेटेड कितना आ गया, 25.17 आ गया। अच्छा ये तो आपके साथ, और अब क्रिटिकल वैल्यू निकाले, तो क्रिटिकल वैल्यू जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, अब देखें P-1 वो अगेन आपके साथ 2 आएगा, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आप जब करेंगे तो वो n-p है। अब मेरे साथ कितने हैं, 9 है, 3 + 3 + 3 9 - p, तो 9 से जब 9 टोटल है n, और इससे जब हम 3 माइनस करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हमारे साथ आ गया 6। अब 2 और 6 पे देखें कि क्या वैल्यू है, तो 2 और 6 पे जब हम देखेंगे तो हमारे साथ जो वैल्यू है वो है क्रिटिकल वैल्यू, वो है 5.14। अब ये मेरे साथ क्रिटिकल वैल्यू आ गया, और इससे पहले हमने जो निकाला वो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, 25 पे, तो 25 और ये अब ये अगेन आपके साथ 5.16 आपका क्रिटिकल वैल्यू है, और आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक 25 है, तो 25 तो यहाँ पे रिजेक्शन एरिया में फॉल करे तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। यहाँ तक तो हमने बाकी भी एग्जांपल में किया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें से डिफरेंस जो है ना वो कौन सी गाड़ियों के दरमियान है, ये कंपैक्ट कार और ये जो 3 टाइप्स ऑफ कार है, इनमें से कौन कौन से कार के अंदर ये डिफरेंस है, ये हम मालूम करना चाहते हैं। देखिए ये 25 था, हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाला था 5.14 और टेस्ट स्टैटिस्टिक 25.17, तो ये इससे ज्यादा हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के बाद हमने ये मालूम करना है कि ये मैंने आपको बता दिया, वो ये तो यहां तक तो हमने उसको रिजेक्ट किया। अब हमने ये मालूम करना है कि विच मीन्स इज आर डिफरेंट, कि इन तीनों में से कौन सा मीन एक दूसरे से चेंज है। तो इफ यू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन एनोवा देन यू आर डन। अगर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ही नहीं किया तो फिर तो आपकी काम खत्म, फिर तो आपको सब आगे जाने की जरूरत नहीं कि आप ये मालूम कर ले कि कौन से मीन। लेकिन अगर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया
और आपने ये कहा कि एटलीस्ट वन मीन इज डिफरेंट, तो फिर उसको कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा मीन, इन तीनों मीन्स के अंदर कौन सा मीन डिफरेंस है? तो एनोवा हमें ये चीज नहीं बता सकता। फिर उसके लिए हमने क्या करना है, देयर आर सेवरल टेक्निक्स, उसके लिए मुख्तलिफ तरीके जिसमें हम फिर बिटवीन मीन्स जो है ना डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं। लेकिन उसमें सबसे कॉमनली जो तरीका यूज हो रहा है वो क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट, LSD, इसको कहते हैं LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट। ये हम LSD अप्लाई करेंगे। ये कैसे मालूम करेंगे, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इस LSD का फार्मूला है, ये है आपके साथ फार्मूला इसका, ये कि हम हमारे साथ LSD इज इक्वल टू अंडर द रूट 2n2 मल्टीप्लाइड बाई MSE, और MSE को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज के साथ, याद रखना ये है क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू। लेकिन अब यहाँ पे हमारे साथ पॉपुलेशन कितने हैं, हमने दो का डिफरेंस मालूम करना है। तो पहले हम n माइनस, जो हम लिखते हैं कि p माइनस वन, तो p माइनस वन से क्या आता, 2 आता था। अब यहाँ पे हम दो का डिफरेंस मालूम करना चाहते हो, हमारी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कितने हो गए, पॉपुलेशन फिर 2 हो गए, तो 2 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आपके साथ क्या होगा, 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आपके साथ 1 होगा, क्योंकि हमने दो का डिफरेंस मालूम करना है। तो ये F1 अपने इस फार्मूले के अंदर F1 और वही n माइनस पी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 जो आपके साथ है n माइनस, इस पे आपने क्रिटिकल वैल्यू निकालना है और इसको आपने r पे डिवाइड करना है। r क्या है, r बेसिकली आपके साथ n है, n की कितने सैंपल है, हर एक ग्रुप के अंदर कितने सैंपल है, 3 है कि नहीं है, तो ये r आपके साथ वो 3 है। अब यहाँ पे देखें, आपने इस एग्जाम्पल, अगर हमने इस एग्जाम्पल के अंदर LSD मालूम करना है, तो इस एग्जाम्पल में आप जाए और हमने सिर्फ ACC क्या निकाला था उसको आप देखें कि ACC कितना था, ACC अपने ये हमने MSC हमने क्या निकाला था, ये। तो अगर आपने LSD मालूम करना है तो इस LSD मालूम करने के लिए आपको 2 अपनी जगह और MSE हमने निकाला है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अब यहाँ पे हमने F1 और n माइनस टेबल जाना है, ये टेबल है। इस टेबल के अंदर हमने देखा है कि 1 और ये मेरे साथ 6 है ना, अगर 3 हम ले ले तो n माइनस पी से 6 आता है ना, तो F1 और 6 को देखें, F1 ये F1 है और 6 क्या है, आपके साथ इसकी वैल्यू क्या है, 5.99। तो यहाँ पे आप 5.99 को लिख ले और इसको इन सब को जो है ना आपस में मल्टीप्लाई कर ले और इसको 3 पे डिवाइड करें कि R मेरे साथ सैंपल को शो करे। तो हर एक के अंदर मेरे साथ 3 रोज है, 3 सैंपल है। तो अब आगे आप दोबारा जाए, आप हाँ, अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 1709 मल्टीप्लाइड बाई 5.99, इन सब को मल्टीप्लाई कर ले और इनको फिर 3 पे डिवाइड कर ले। तो और ये कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, और जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो LSD इससे हमारे साथ आता है 82.61, 82.61। अच्छा, अब इसके आगे क्या करेंगे, हम अब दोनों ग्रुप्स की डिफरेंस मालूम करेंगे। देखिए, कंपैक्ट कार है, हमारे साथ 3 किस्म की कार थे ना, कंपैक्ट कार और मिड साइज कार और फिर फुल साइज कार। तो कंपैक्ट कार और मिड साइज कार को देखें कि इन दोनों की मीन में क्या डिफरेंस है। अब कंपैक्ट कार का मीन जो हमें दिया गया है वो है, क्वेश्चन में जो हमें कंपैक्ट कार का मीन दिया गया था वो था 666.67 उसका मीन है, और जो मिड साइज कार था उनका मीन है 473.67। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे साथ 193 आ रहा है, 193। अब इन दो कार्स की मीन ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जब हमने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मालूम किया तो वो कितना आ रहा है, 193 आ रहा है। अब 193 को हम देखेंगे कि ये 193 इस LSD से ज्यादा है या कम है। अगर ये इस LSD की वैल्यू से इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है तो हमें पता चलेगा कि डिफरेंस इन दो कार्स के दरमियान डिफरेंस, और आपने जब मालूम किया तो वो कितना रहे 193, एंड 193 इज ग्रेटर देन 82.61। तो इसका मतलब भी हुआ कि जो डिफरेंस है वो कौन से कार के दरमियान है, कंपैक्ट कार और मिड साइज कार के दरमियान। अब हम दो मिड साइज कार और फुल साइज कार का डिफरेंस देखना चाहते हैं। मिड साइज कार और फुल साइज कार का हमने जब मालूम किया तो मिड साइज कार का मीन 473 है और फुल साइज का 447 है। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 26, एंड 26 इज लेस देन LSD।
तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस नहीं है। समझ आ रही है? तो इसलिए इसी तरीके से अगर आपने कम्पैक्ट और फुल साइज के दरमियान मालूम करना है तो कम्पैक्ट का मीन क्या है? कम्पैक्ट का मीन आपको पता है कि ये 66.67 है और फुल साइज का क्या है? लास्ट वन वो है 447 माइनस 447.33। तो ये मालूम कर ले, अब पता चलेगा कि इन दोनों के दरमियान क्या है। अच्छा, अब देखिए दो कार्स का इस एग्जांपल में कैलकुलेट किया गया है, कंपैक्ट कार का मिड साइज कार के साथ, फिर मिड साइज कार का फुल साइज कार के साथ। लेकिन ये आप देखिए हमारे साथ तीन किस्म की सैंपल है ना, एक है कंपैक्ट कार, नल हाइपोथेसिस कहेगा कि कंपैक्ट कार इज इक्वल टू मिड साइज कार और मिड साइज कार इज इक्वल टू फुल साइज कार। ये तो नल हाइपोथेसिस कह रहे। अब हमने क्या किया, नहीं ये तीनों बराबर नहीं है। अच्छा, अब हमने कंपैक्ट और मिड साइज कार के दरमियान डिफरेंस एलसीडी से निकाला, तो कंपैक्ट और मिड साइज कार का हमारे साथ 193 आ गया डिफरेंस। तो इसका मतलब है कि वो एलएसडी से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि कंपैक्ट कार का और मिड साइज का भी सेम नहीं है। ये हमने प्रूव किया कि इन दोनों का सेम नहीं है। अब हमने ये देखना है कि मिड साइज और फुल साइज के दरमियान कोई डिफरेंस है कि नहीं है। तो मिड साइज कार का और फुल साइज का जब हमने निकाला तो उसका एसएलडी हमारे साथ 20 उसका डिफरेंस हमारे साथ 26 आ रहा है और वो हमारे साथ एलएसडी से कम है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्टेटिस्टिकली डिफरेंट नहीं है। लेकिन ये तीसरा कि फुल साइज कार का और कंपैक्ट कार का ये बराबर है कि नहीं है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, इसको मालूम करने के लिए हमने इनके दरमियान डिफरेंस मालूम किया कि कंपैक्ट कार का 667 है और फुल कार का हमारे साथ जो है ना वो 447 है। इनका डिफरेंस जब मैंने निकाला वो तो 219 आ गया और ये दिस 219 इज ग्रेटर देन एलएसडी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी बराबर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन दो के दरमियान स्टैटिस्टिकली डिफरेंस नहीं है, बाकी कंपैक्ट कार का फुल साइज कार के साथ ये भी डिफरेंस है और मिड साइज का फुल साइज से भी सॉरी कंपैक्ट कार का और मिड साइज का इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है और फिर कंपैक्ट कार का फुल साइज के, लेकिन इन दो के आपस में डिफरेंस स्टैटिस्टिकल। ये हमें किसने बता दिया? ये हमें एलएसडी ने बता दिया। तो एलएसडी से फिर हम जो है ना विद इन ग्रुप्स जो है ना मतलब कि इन ग्रुप्स के दरमियान कौन से ग्रुप का चेंज है तो वो भी हमें ये एलएसडी जो है ना वो बताएंगे। इसकी समझ आ गई? तो इसके साथ आप लोग का ये लेक्चर खत्म हो गया। इसमें जो बाकी एग्जाम्पल है इसको आप खुद स्टडी कर लें और अगर कोई क्वेश्चन आपको तो आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं।